IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंद्रोपाध्याय और मैं हूं आपके साथ पायल भुयान। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों के साथ। 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने वाली भारत की सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का आज फिर से टेस्ट किया जाएगा। ओडिशा के नजदीक एक द्वीप से अग्नि मिसाइल छोड़ी जाएगी। इस मिसाइल के सफल परीक्षण में सुरक्षा बलों को और मजबूती मिलेगी। 1.5 टन का हथियार ढोने की क्षमता वाली इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दिल्ली चुनाव के प्रचार अभियान में कूदेंगे। प्रधानमंत्री आज दिल्ली के कड़कड़डूमा मैदान में शाम 3 बजे जनता को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की 4 रैलियां होंगी। पहली रैली आज होगी, इसके बाद 1 फरवरी को द्वारका में, 3 फरवरी को रोहिणी के जापानी पार्क में और 4 फरवरी को अंबेडकर नगर के विराट सिनेमा मैदान में एक रैली की जाएगी। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में पीएम नरेंद्र मोदी की आज होने वाली रैली के लिए विशाल मंच बनाया गया है। रैली की सफलता के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ता दिन रात एक हुए हैं। बीजेपी के दावों के मुताबिक रैली में 40 से 50 हजार लोग पहुंच सकते हैं। मैदान में बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया जा रहा है। कई LED स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। पार्किंग के लिए पुलिस विवेक विहार थाने के सामने और आसपास की दूसरी सड़कों पर इंतजाम करा रही है। इसके लिए कई प्रमुख सड़कें बंद करने की तैयारी है। इस वजह से इलाके में दोपहर 1 बजे से लेकर रैली खत्म होने के बाद तक जाम के हालात रहने की आशंका है। दिल्ली चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आज सुबह 11 बजे पार्टी के CM उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल दूसरे बड़े नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल पर सवालिया बम दागे हैं। बीजेपी ने AAP से 5 सवाल पूछे हैं और उनके जवाब मांगे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के काम में राष्ट्र विरोधी ताकतें क्यों हैं और चुनाव प्रचार के लिए मिले चंदे का हिसाब अब तक क्यों नहीं दिया गया। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि बीजेपी की तरफ से महिला को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने पर केजरीवाल को आपत्ति क्यों है। आम आदमी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान क्यों नहीं करती और 39 दिन की सरकार रहते लोकायुक्त को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस तरह के सवाल बीजेपी की कमजोर मानसिकता को दर्शाते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में रैली कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि राहुल गांधी की आंखों पर इटालियन चश्मा लगा हुआ है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक विवादित बयान दिया है। काटजू का कहना है कि शाजिया इल्मी दिल्ली बीजेपी CM उम्मीदवार किरण बेदी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं और बीजेपी को उन्हें CM पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए था। काटजू ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा है कि अगर शाजिया को CM पद का उम्मीदवार बना दिया जाए तो शायद बीजेपी दिल्ली चुनाव जीत जाती। लोग खूबसूरत चेहरे को वोट देते हैं। मेरे जैसा इंसान जो वोट नहीं देता है वो भी शाजिया को वोट दे देता। हालांकि बाद में काटजू ने बात को बदलते हुए कहा है कि उन्होंने ट्वीट मजाक के रूप में किया था और जो लोग इससे नाराज हैं उन्हें अपनी सोच विकसित करनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर आखिरी मौके को न चूकने का निर्देश दिया है। सतीश उपाध्याय की चिट्ठी के मुताबिक थोड़ी सी भी शिथिलता रही तो हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा और ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। सतीश उपाध्याय ने चिट्ठी में लिखा है कि कार्यकर्ता सभी शिकवे शिकायतों को भूलकर अपने महान देश के सम्मान में अपने महान नेता के साथ चल पड़े। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोती नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में लोगों को सोचना होगा कि हम किस तरह की दिल्ली चाहते हैं। जेटली ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये तय करना होगा कि दिल्ली के निवासी सुशासन चाहते हैं या फिर अराजकता।
बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के हरकेश नगर में रैली कर जनता से वोट की अपील की। उधर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने करोल बाग में रैली की। आम आदमी पार्टी के समर्थन में एएपी नेता और अभिनेत्री गुल पनाग ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान गुल पनाग ने बाइक पर सवार होकर पार्टी के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। गुल पनाग की ये रैली आरके पुरम में हुई। आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार सांसद भगवंत मान को भी प्रचार में उतार रखा है। भगवंत मान ने शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में प्रचार किया। दिल्ली में बीजेपी और एएपी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस ने प्लान 28 बनाया है। नए प्लान के मुताबिक पार्टी दिल्ली की 28 सीटों पर दमखम से लड़ने का मन बना रही है। इन 28 में से 8 सीटों पर पिछले चुनाव में जीत मिली थी, जबकि 16 पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा 2 सीटें शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन की हैं। कांग्रेस को माखन और शर्मिष्ठा की सीटों पर जीत की उम्मीद है। दिल्ली के नरेला विधानसभा के झंगोला गांव के लोगों ने गांव में मतदान के बहिष्कार के बैनर लगा रखे हैं और नारे लगा रहे हैं कि झूठे वायदे बंद करो। दरअसल इस गांव के लोगों ने पंचायत पर फैसला किया है कि नेताओं के झूठे वायदों पर भरोसा नहीं किया जाएगा। दिल्ली में नजफगढ़ विधानसभा के मित्राऊ और ढिंचाऊ गांव में कोई चुनाव प्रचार करने नहीं जाता, क्योंकि दोनों गांव के 2 गैंग्स लंबे वक्त तक गैंग वॉर में उलझे रहे हैं। 7 साल में 40 से ज्यादा कत्ल के बाद भी यहां राज कर रहे गैंग्स की खूनी प्यास नहीं बुझी है। इसका असर चुनाव और मतदान जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी पड़ता है। यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। जयंती ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान किया। जयंती ने कहा कि कांग्रेस के झूठ के दम घोंटू माहौल में वो और नहीं रह सकती। जयंती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल हमें बलि का बकरा बना देते हैं। जयंती ने अडानी प्रोजेक्ट से जुड़ी रिपोर्ट राहुल के दफ्तर से मंगवाए जाने का आरोप लगाया। इस्तीफे से पहले ही जयंती नटराजन ने राहुल गांधी और मनमोहन कैबिनेट के कई सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए। जयंती ने कहा कि उनके पर्यावरण मंत्री रहने के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खास प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण की मंजूरी के लिए कई बार संदेश भेजते। जयंती के मुताबिक मनमोहन कैबिनेट के कई सदस्य भी बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए उन पर दबाव डालते थे। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जयंती नटराजन का यह भी दावा है कि ना चाहने के बावजूद स्नूप गेट मामले में उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ बोलने को कहा गया। उन्होंने कहा कि अजय माकन ने उन्हें मोदी के खिलाफ बोलने के लिए दबाव डाला। जयंती नटराजन के राहुल गांधी पर हमले के बाद कांग्रेस के तमाम नेता बचाव की मुद्रा में उतर आए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं कि और पूछा है कि जयंती नटराजन ने पहले इस तरह के आरोप क्यों नहीं लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने जयंती पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रही हैं। ओझा ने कहा कि लगता है जयंती को कहीं और जाना है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रही हैं। जयंती नटराजन ने नेटवर्क 18 से बात करते हुए कहा कि वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से नहीं मिली और वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कई नेता ने आरोप लगाया था कि वो दरअसल बीजेपी में जाना चाहती हैं और इसीलिए राहुल गांधी को निशाना बना रही हैं। जयंती नटराजन के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। विजय बहुगुणा ने चिट्ठी लिखकर उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को कहा है कि अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो वे रैली करेंगे। बहुगुणा ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में शुरू की गई किसी भी योजना पर हरीश रावत सरकार काम नहीं कर रही है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिवसीय चीन दौरे के लिए आज रवाना होंगी, जहां वो रूस भारत चीन त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। सुषमा अपने चीनी समकक्ष वांग यी के न्योते पर चीन का दौरा कर रही हैं। सुषमा स्वराज के साथ विदेश सचिव एस जयशंकर भी होंगे। विदेश सचिव का पदभार लेने के बाद जयशंकर का पहला विदेश दौरा होगा। ये बैठक के अलावा सुषमा रूस के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 फरवरी को अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय और मध्य प्रदेश के लोगों से रूबरू होंगे। शिवराज 1 फरवरी को न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर प्लाजा के भव्य अवेरी फिशर हॉल में होने वाले कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे।
प्रिंस ऑफ एमपी नाम के इस कॉन्क्लेव में निवेश और नए आइडियाज पर बात होगी। राज्य सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को ग्लोबल टैलेंट पूल बनाने की सलाह दी है, जिस पर मध्य प्रदेश ने सबसे पहले अमल किया है। कांग्रेस के मुताबिक न्यूयॉर्क में शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरह भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेडिसिन स्क्वायर की तर्ज पर शिवराज के लिए भीड़ जुटाई जा रही है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 30 दिन में 34 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अकेले जयपुर में 13 मौतें हो गई हैं। 2 मौत शुक्रवार को हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वाइन फ्लू की आशंका वाले मरीजों को टेमीफ्लू दे रही है। कोटा में भी स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में 2 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत के बाद प्रशासन ने घर घर सर्वे किए हैं। स्वाइन फ्लू की मरीज से जुड़ी कॉलोनियों में 50 घरों का सर्वे किया जा रहा है। कोल्हापुर की मेयर को 16,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। आरोप के मुताबिक मेयर ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मुंबई के गोरेगांव में चॉकलेट देने के बहाने बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। 7 साल के इस आरोपी का नाम अरुण पाटिल है, जो बॉलीवुड की फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स देने का काम करता था। इस शख्स की घिनौनी हरकतों का भांडाफोड़ तब हुआ जब एक बच्चे ने अपने साथ हुई अश्लील हरकत की जानकारी अपने परिवार को दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के अमृतसर में नाजायज रिश्तों और संपत्ति के लालच में एक बेटी ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने मां की हत्या के आरोप में बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। दरअसल मां को बेटी के नाजायज रिश्ते पर एतराज था, जिससे नाराज होकर उसने बेटी को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था और सारी जायदाद बेटे के नाम कर दी थी। इस बात से गुस्साई बेटी ने मां की हत्या की साजिश रची और प्रेमी से मां का कत्ल करवा दिया। गुजरात के भरूच जिले में भूमाफियाओं ने 8,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से 1200 से ज्यादा तालाब बना डाले हैं। इन छोटे छोटे तालाबों में मछली पाली जा रही है और ये कारोबार 1,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वन विभाग के इस जमीन पर पहले तो भूमाफियाओं ने गैरकानूनी तरीके से खुदाई की, फिर पंप लगाकर नर्मदा नदी का पानी तालाबों में भर दिया। मामला उछलने के बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पिछले 5 सालों में 9,000 मरीजों के शरीर में HIV संक्रमित खून चढ़ाया जा चुका है। ये बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा RTI के जरिए हुआ है। RTI के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि नाको ने ये आंकड़ा मुहैया कराया। मुंबई से सटे विरार में लूटपाट की एक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 3 युवक कुरियर देने के बहाने एक घर में दाखिल हुए और फिर लूटपाट की कोशिश की। हालांकि महिला के चीखने पर तीनों बदमाश भाग गए। जयपुर में 102 बच्चों को बाल मजदूरी के चंगुल से छुड़ाकर बिहार के उनके घर पर रवाना किया गया। बिहार के अलग अलग शहरों से लाकर इन मासूमों से कारखानों में घंटों काम कराया जाता था। जयपुर में एक संगीत कार्यक्रम को लेकर गायिका हनी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इस कार्यक्रम में अश्लील गाने गाए गए और इसमें 20 साल से कम उम्र के युवकों को प्रवेश दिया गया था। पटना के मेयर अफजल इमाम पर एक स्कूल संचालक से 30 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। पटना के बहादुरपुर थाने में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। स्कूल संचालक दानिश आबदीन ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराई है। पटना पुलिस ने जालसाजी कर एटीएम से पैसे निकालने वाले 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर दर्जनों वारदात को अंजाम दिए हैं। भागलपुर से अगवा हुए पेट्रोल पंप मालिक रवि कुमार को आज पूर्णिया से बरामद किया गया है। रवि के मुताबिक पुलिस की वर्दी पहने 4 अपराधियों ने भागलपुर से उनका अपहरण किया था। किशनगंज में एक शख्स ने पीट कर अपने ससुर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस शख्स का अपनी साली के साथ अवैध संबंध था, जिसका मृतक विरोध कर रहा था। मध्य प्रदेश के सिवनी में सहकारी समिति के 2 मैनेजरों की आंख में मिर्ची डालकर बदमाश 27 लाख रुपए लूट कर ले गए। 2 बाइक पर आए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सतना में एक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर ने एक बाइक पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक महिला ने दांतों के डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला के परिजनों ने आरोपी डॉक्टर की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले किया।
मथुरा में बदमाशों ने 2 सराफा कारोबारियों को गोली मारकर उनके पास से 10 किलो चांदी और 350 ग्राम सोना लूट लिया। गंभीर रूप से घायल एक व्यापारी को आगरा रेफर कर दिया गया है। मथुरा के थाना महावन इलाके में एक आश्रम में बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट लिया। बदमाश एक बोलेरो गाड़ी में आए थे। मेरठ के बास्केटबॉल की खिलाड़ी ने मंचलों की जमकर पिटाई की। स्टेडियम जाते वक्त मंचलों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद उनकी पिटाई कर दी गई। इस घटना के दौरान पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। हरदोई में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी। इन लोगों ने एक बदमाश को मौके पर पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। मामला शहर कोतवाली इलाके के इदरीशगंज का है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में करीब 1.5 साल बाद उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में 2 बेकसूर युवकों को पुलिस ने जेल में डाल रखा है। मुजफ्फरनगर के बिलासपुर गांव में यहां पे अलाव की वजह से एक घर में आग लग गई है, जिसमें जलकर 4 मवेशियों की मौत हो गई और एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सुरक्षा बलों ने लुप्त प्रजाति की 185 केचुओं को बरामद किया है। इन कछुओं की तस्करी की कोशिश की जा रही थी। बाजार में इनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई। रुड़की में पुलिस और एसओजी की संयुक्त ऑपरेशन में यहां पे एक चोर को धर दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि ये एक बड़ा ऑपरेशन है, जिस पर पुलिस कई दिनों से निगाह लगाए बैठी थी। रुड़की में पुलिस और एसडीओ की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। आपको बता दें, झालावाड़ जिले के झालारपटना में स्थित मशहूर सूर्य मंदिर की दशा सुधारने के लिए पुरातत्व विभाग ने इसका केमिकल ट्रीटमेंट कराने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग जल्द ही एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा। और देहरादून की एसएसपी पुष्पक ज्योति ने जनता के बीच छवि सुधारने की नई पहल की है। इसके तहत एसएसपी दफ्तर से रोज आम लोगों को फोन कर उनसे समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड की 10% हिस्सेदारी के लिए शुक्रवार को 1.05 गुना बोली मिली और इसके लिए सरकार को करीब 22,600 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश की सबसे बड़ी बिक्री की पेशकश की गई थी। हालांकि इसे लेकर खुदरा निवेशकों में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा है। देश में ये किसी भी सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी शेयर बिक्री पेशकश है। टीवी 18 ग्रुप और रायपुर के केशुभाई ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार संस्थान यूनिवर्सिटी के बीच ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत अब टीवी 18 ग्रुप इस संस्थान के छात्रों का भविष्य बनाने के लिए मदद भी करेगा और उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। इस सिलसिले में संस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। नेटवर्क 18 ने खबरों में यहां पे बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स में अपनी ताकत दिखाई है। नेटवर्क के 3 चैनलों ने 8 अवार्ड जीतकर डंका बजाया है। हर साल खबरिया चैनल को दिए जाने वाले इस अवार्ड में IBN 7, CNN IBN और CNBC आवाज के खास कार्यक्रम और चेहरों को सम्मान मिला है। IBN 7 को 3 खिताब मिले हैं, जिसमें से 2 हमारे संवाददाता अमित पांडे ने जीते हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कैंसर के शिकार लोगों पर की गई हमारी सीरीज कैंसर वाला गांव को ENBA की जूरी ने खासा सराहा है। उस गांव में जाकर वहां के लोगों के दर्द, बीमारी और मौत को राष्ट्रीय कैनवस देने वाले संवाददाता अमित पांडे को बेस्ट कंटिन्यूड कवरेज में हिंदी न्यूज के लिए ये खिताब दिया गया। IBN 7 की दूसरी मुहिम भी अवार्ड समारोह में चर्चा का विषय रही। दिल्ली से सटे मथुरा में अब जो बच्चियों को पालने वाले एक आश्रम पर की गई खास कवरेज, कहाँ हो मां को बेस्ट स्पॉट रिपोर्टिंग हिंदी का खिताब मिला है। IBN 7 के खास कार्यक्रम सिटीजन जर्नलिस्ट को भी सम्मान मिला है। हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट कार्यक्रम को बेस्ट पब्लिक सर्विस कैंपेन फॉर ए ब्रांड का ENBA अवार्ड दिया गया।
CNN IBN को टाटा टी के पावर ऑफ 49 कैंपेन के लिए बेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ अ ब्रांड का खिताब मिला है। CNN IBN के वीडियो जर्नलिस्ट नीलकांत आचार्य और एन सतीश ने फाइलिन तूफान के लिए बेस्ट वीडियोग्राफर का खिताब जीता है। CNBC आवाज के एडिटर संजय पुगलिया को बेस्ट एडिटर इन चीफ हिंदी का अवार्ड दिया गया है। वहीं CNBC आवाज को ही बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज हिंदी के खिताब से भी नवाजा गया है। और अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए कि आखिर क्यों टूट गई अक्षय कुमार की फिल्म सिंग इज ब्लिंक की सीरीज। इसके अलावा खेल और मनोरंजन जगत की और खबरें। तो आप हैं पायल और तेजस्वी के साथ, देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ट्राई सीरीज से बाहर हो गई है। पर्थ में ट्राई सीरीज के आखिरी लीग मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। भारत के दिए 201 रन के लक्ष्य में इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया है और रविवार को उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ट्राई सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी भारतीय बल्लेबाजों का खराब खेल जारी रहा। पूरी टीम 200 रन पर सिमट गई। अजिंक्य रहाणे को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 50 रन तक नहीं बना सका। भारत के 8 बल्लेबाज तो 20 के निजी स्कोर पर ही पहले आउट हो गए। शिखर धवन 38 रन बनाकर टीम के दूसरे टॉप स्कोरर रहे। भारतीय बल्लेबाज का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि ओपनर शिखर और रहाणे के बाद दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी आखिरी जोड़ी मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा के बीच हुई। भारत की तरफ से स्टुअर्ट बिन्नी ने शानदार गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। बिन्नी ने जो रूट अयान मॉर्गन और रवि बोपारा के विकेट झटके। इंग्लैंड के एक समय पर 66 रन पर 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन जेम्स टेलर और जोस बटलर ने शतकीय साझेदारी कर टीम की जीत की राह पर आसान कर दी। टेलर ने 82 जबकि बटलर ने 67 रन बनाए। कर्नाटक के बल्लेबाज लोकेश राहुल ने रणजी मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 13 शतक जड़ा है। लोकेश फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक जड़ने वाले कर्नाटक के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। लिएंडर पेस और मार्टिन हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। पेस और हिंगिस के दूसरे राउंड में शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और मुकाबले को 7-5, 6-4 से जीत लिया। वहीं सानिया मिर्जा अपने जोड़ीदार के साथ मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में हार गईं। सानिया सुअर्स की जोड़ी ने पहला सेट 6-3 से जीता, लेकिन विरोधी जोड़ी ने दूसरा सेट 6-2 से जीतकर बराबरी कर ली। निर्णायक सेट में सानिया की जोड़ी 10-8 से हार गई। बॉक्सिंग इंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ के बीच चल रहे विवाद का असर भारतीय मुक्केबाजों पर पड़ता नजर आ रहा है। आज से केरला में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का भविष्य अधर में लटक गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने बॉक्सिंग इंडिया की मान्यता को मानने से इनकार कर दिया है। आईओए का कहना है कि भारत में पहले से ही IBF नाम की संस्था है। ऐसे में मान्यता इस संस्था को क्योंकि प्राप्त है, तो दूसरी फेडरेशन को ऐसी मान्यता की कोई जरूरत नहीं। फिल्म अभिनेत्री अक्षरा हसन ने बताया कि वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को लेकर काफी नर्वस थी, लेकिन शूटिंग के दौरान उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। अक्षरा के मुताबिक अमिताभ बच्चन से सीखने के लिए एक फिल्म काफी नहीं है। सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बजरंगी भाईजान में करीना को लेकर एक नई बात सामने आ रही है। पहले ऐसी खबरें थीं करीना फिल्म में लीड रोल में है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वो सिर्फ एक छोटा सा रोल कर रही है। अक्षय कुमार की फिल्म सिंग इज ब्लिंक को अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सुनने में ये भी आया है कि अक्षय कुमार फिल्म की स्क्रिप्ट से काफी खुश नहीं है, इसलिए जब फिल्म की स्क्रिप्ट पर दोबारा काम किया जाएगा। निर्देशक सुजॉय घोष ने अपनी फिल्म सस्पेक्ट एस के लिए कंगना रनौत को बतौर हीरोइन साइन किया है। फिल्म में कंगना के ऑपोजिट सैफ अली खान को साइन किया गया है। रिया कपूर की आने वाली फिल्म में फवाद खान और सोनम कपूर की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएगी। सोनम की बहन रिया कपूर ने इससे पहले भी उनकी फिल्म खूबसूरत प्रोड्यूस की थी।
आशुतोष गोवारिकर की आने वाली फिल्म मोहनजोदाड़ो में कबीर बेदी के अलावा अब अरुणोदय सिंह भी नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक अरुणोदय इस फिल्म में कबीर के बेटे का रोल निभाएंगे। सोनी टीवी पर आने वाले शो आहट का नया सीजन बिपाशा बसु लॉन्च करेंगे। सुनने में यह भी आया है कि बिपाशा को आहट के पहले एपिसोड को होस्ट करने के लिए अप्रोच किया गया है। बच्चियों की तस्करी को रोकने के लिए काम करने वाली एक एनजीओ लंदन में रानी मुखर्जी को सम्मानित करेगी। रानी को उनकी फिल्म मर्दानी के लिए सम्मान दिया जा रहा है। और हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हमारे साथ सारा देश 50 खबरें।